दोस्तों गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है द के एजुकेशन पर। आप सभी दोस्तों को मैं बोली थी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी, तो बिल्कुल अपने वादे के मुताबिक हिस्ट्री का क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट है। आज थर्ड वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है पॉलिटी से संबंधित, जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के थे। ठीक है, आज भी जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ वो भी प्रीवियस ईयर्स का ही है और पॉलिटी का क्वेश्चन है केवल। इसके बाद मैं साइंस का क्वेश्चन करवा दूंगी। अगर आप लोग 50-60 क्वेश्चन भी, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग खुद से भी प्रीवियस ईयर्स पूरा क्वेश्चन देख लो, नहीं तो 50-60-70 जो भी होगा, जितना मेरे से बन पाएगा वो मैं सारा क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट वाइज करवा दूंगी आप लोगों को। इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक पैटर्न पता चल जाएगा, किस पैटर्न में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब किस पैटर्न। कॉमन सी बात है कि उसी पैटर्न पर पूछा जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा और क्या होगा, पूछेगा तो उसी टाइप सा क्वेश्चन ना। तो आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि चलो मैम जो वीडियो बना रही है, जो भी हम लोग को पढ़ा रही है, चाहे मिक्सअप क्वेश्चन हो, फुल लेंथ हो टेस्ट का, या फिर मैं जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हूँ सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि पढ़ाई अपने जगह है और सही डायरेक्शन में जाकर पढ़ना ये दूसरी बात होती है। आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, सो स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। अर्थात पूछना चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था, आइए पहले इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बेटर समझ में आएगा। 86वां संविधान संशोधन, कैवा 86वां संशोधन के द्वारा, 86वां संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया था, 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत ला दिया गया था। ठीक है, कितने साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसके लिए शिक्षा का अधिकार मुफ्त कर दिया गया था, यानी कि मौलिक अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, और इसी को कब लागू किया गया था और किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था, ये 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। एक तो पूछेगा कि शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, कितने से कितने ईयर्स के बच्चे को, तो 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को। ठीक है, इसके बाद किस अधिनियम के तहत, तो 2009 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत, 2009 के अधिनियम के तहत कानून बनाया गया। और इसे लागू कब किया गया, तो इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन कितने पर। एक तो संविधान संशोधन पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत इसे लागू किया गया था, तो 2009 के अधिनियम के तहत। कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो उपसभापति कौन थे, पहले आइए उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार का घोषणा कब हुआ था। तो अंतरिम सरकार का अगर घोषणा पूछ लिया जाए, लागू तो आप लोग पढ़े होंगे लेकिन घोषणा बहुत कम लोग जानते होंगे घोषणा कब किया गया था। तो घोषणा किया गया था 24 अगस्त को। कब किया गया था, घोषणा 24 अगस्त को किया गया था। ठीक है, और इसे बनाया कब गया था, अंतरिम सरकार को लागू यानी कि बनाया कब गया था, इसका गठन किया गया था। ठीक है, ये गठन पूछेगा, लागू नहीं पूछेगा, गठन पूछेगा कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। एक तो घोषणा हो गया 24 अगस्त को और गठन किया गया था 2 सितंबर को। कब गठन किया गया था, 2 सितंबर को गठन किया गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार में कुल कितने मंत्री थे, तो 14 थे। कितने मंत्री थे, 14 थे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, तो उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष, देखिए यहाँ उपसभापति पूछा है, लेकिन उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगर उपाध्यक्ष भी पूछेगा कि अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन थे, तो भी आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, और कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, तब भी जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल। कौन थे, लॉर्ड वेवेल, क्योंकि उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। ठीक है, आइए इसके मंत्री को देख लेते हैं, किस किस मंत्री को कौन कौन सा कार्य सौंपा गया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में बहुत बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत कौन कौन सा मंत्रालय था, कार्य परिषद के उपाध्यक्ष तो थे ही, ये विदेश मामले के भी मंत्री थे और राष्ट्रमंडल के भी मंत्री थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गृह सूचना तथा प्रसारण किसके अंतर्गत था, तो ये था वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत।
किसके अंतर्गत था? वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत? जॉन मथाई इसके मंत्री थे, ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? तो शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। कार्य खनन एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? तो कार्य खनन एवं बंदरगाह मंत्री CH भाभा थे। कौन थे? CH भाभा, ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन BPSC में पूछा जा चुका है, ठीक है। 2-3 साल पहले, 4 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजेंद्र प्रसाद को किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? तो खाद्य एवं कृषि, ठीक है। खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। रेलवे विभाग के मंत्री कौन थे? तो रेलवे विभाग के मंत्री आशफ अली थे। कौन थे? आशफ अली। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। ये क्वेश्चन BPSC में पूछा जा चुका है, ठीक है। श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे अंतरिम सरकार में, ठीक है। वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री लियाकत अली थे। ये क्वेश्चन भी BPSC में पूछा जा चुका है, ठीक है। कौन थे? वित्त मंत्री लियाकत अली थे। इसलिए सारा क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। वाणिज्य मंत्री की कौन थे? तो वाणिज्य मंत्री आई चुंदरीगढ़ थे। कौन थे? आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री थे। संचार मंत्री कौन थे? तो संचार मंत्री अब्दुल रवनस्तार थे। कौन थे? अब्दुल रवनस्तार संचार मंत्री थे। विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो गजेंद्र अली खां थे। कौन थे? गजेंद्र अली खां, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में कुल कितने मुस्लिम सदस्य थे? मुस्लिम लीग के सदस्य। तो मुस्लिम लीग के सदस्य 5 थे। कितने थे? 5 मुस्लिम लीग के सदस्य थे। कौन कौन? लियाकत अली जो वित्त विभाग के मंत्री थे। लियाकत अली कौन थे? मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ठीक है, जो वित्त विभाग सौंपा गया था। आई चुंदरीगढ़ ये भी मुस्लिम लीग से संबंधित थे, जो वाणिज्य विभाग के मंत्री थे। और अब्दुल रब नस्तार ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जिन्हें संचार विभाग सौंपा गया था। और जोगेंद्र नाथ मंडल ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जिन्हें विधि मंत्री बनाया गया था। और गजनफर अली खां ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे और इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। तो अंतरिम सरकार का घोषणा कब हुआ था? 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवेल। इसके अंतर्गत कितने मंत्री थे? 14 मंत्री थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है, हर बार इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो कौन सा करता है? शक्तियों का पृथक्करण। कौन सा करता है? शक्तियों का पृथक्करण। इसमें क्या होता है कि यह सिद्धांत जो है सरकार के विभिन्न अंगों में विभाजित कर देता है सरकार को, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने कार्य और अधिकार होता है। जिससे क्या होता है? जिससे किसी एक अंग के अत्यधिक शक्तिशाली होने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर क्या होता है? स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की संभावना को कम कर देता है, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग शक्ति होता है। किसी एक सत्ता के पास सारा शक्ति निहित नहीं होता है। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब यही है कि शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है और कुछ शक्ति किसी के अंतर्गत है, कुछ शक्ति किसी के अंतर्गत है। तो सारा शक्ति एक में केंद्रित नहीं होने के कारण नागरिकों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की संभावना को कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किस सूची का है? तो ये है समवर्ती सूची का। किसका अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची। आपको मैं बता दूं कि कुल विषयों को कितने सूचियों के अंतर्गत बांटा है? 3 सूची के अंतर्गत। कौन कौन सा सूची है? एक तो है राज सूची। कौन सा है? राज्य सूची है। संघ सूची है। कौन सा है? संघ सूची। और समवर्ती सूची, ठीक है। सूचियों का जिक्र किस विषय में किया गया है? अगर आपसे पूछा जाए कि विषय को 3 सूचियों में बांटा गया है तो इसका जिक्र किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 7 में किया गया है। किस अनुसूची में किया गया? अनुसूची 7 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, सूचियों का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्य सूची से संबंधित, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। किसे है? राज्य सरकार को है। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? यहाँ देखिए, यहाँ राज्य को है। किसको है? राज्य को है। और यहाँ संघ सूची में विषय है जो भी उस पर सरकार
कौन कानून बना सकता है? तो केंद्र सरकार कानून बना सकता है, ठीक है। और समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें राज्य प्लस केंद्र दोनों कानून बना सकता है। कंडीशन अप्लाई, मान लीजिए किसी एक विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना दिया, तो वैसे सिचुएशन में किसका कानून मान्य मत होगा? तो वैसे सिचुएशन में अगर एक विषय को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और दोनों ने कानून बना रखा है, तो वैसे सिचुएशन में केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दिया जाएगा और उन्हीं का कानून लागू होगा, राज्य सरकार का नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूचियों का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 246 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 246 में तीनों अनुसूचियों का जिक्र किया गया है। एक अनुसूची एक्स्ट्रा है, कौन सा अनुसूची? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अवशिष्ट सूची का वर्णन अनुच्छेद 248 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट सूची का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और अवशिष्ट सूची में जो भी विषय है उससे संबंधित कानून कौन बनाता है? तो उससे संबंधित कानून केंद्र सरकार बनाता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार देखिए 3 विषयों से संबंधित कानून बना सकता है। एक तो जो समवर्ती सूची में है उस पर भी कानून बना सकता है, राज्य और संघ सूची में जो विषय है उस पर भी कानून बना सकता है, अवशिष्ट सूची पर जो है विषय उस पर भी कानून बना सकता है। लेकिन संघ सूची और अवशिष्ट सूची पर केवल और केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, जबकि समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो क्या गणतंत्र पहले जनवादी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है। सार्वभौम सत्ता, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं गणतंत्र, क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है, ये तो पूरा दिया ही नहीं है। सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, ये भी गलत है। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। जनवादी मतलब क्या होता है? लोकतंत्रांत्रिक होता है। क्या होता है? लोकतंत्रांत्रिक होता है। लोकतंत्र भी होता है, ठीक है। क्या होता है? को हम लोग लिख सकते हैं लोकतांत्रिक। क्या लिख सकते हैं? यहाँ जनवादी काट कर हम लोग लोकतांत्रिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि जनवादी भी सही है, ठीक है, जनवादी भी सही है और लोकतांत्रिक भी सही है। लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष, यहाँ धर्मनिरपेक्ष से अच्छा शब्द होगा पंथ निरपेक्ष। क्या होगा? पंथ निरपेक्ष का जिक्र किया गया है, धर्मनिरपेक्ष का नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग धर्मनिरपेक्ष को काट कर पंथ निरपेक्ष कर दे रहे हैं तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक या जनवादी, गणतंत्र, ठीक है। इसका क्रम यही हो जाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? आइए थोड़ा इसे देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष इट मीन्स क्या है कि भारत में राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। भारत में राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान इस्लामी धर्म कंट्री है ना, इस्लाम धर्म को मानता है वहाँ पर, लेकिन भारत में क्या कोई एक धर्म है? तो भारत में राष्ट्र का कोई धर्म नहीं, यानी कि यहाँ कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक है। आप अमेरिका को देख लीजिए, वहाँ ईसाई धर्म है। पाकिस्तान को देख लीजिए, वहाँ इस्लाम धर्म है। लेकिन भारत में एक धर्म नहीं है, बहुत सारे धर्म है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, परंतु राज्य सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है। और पंथ और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राष्ट्र का धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, धर्म से तो संबंध है, लेकिन वो किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता, वो सभी धर्मों को बराबर मानता है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को कईवां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान में हमारे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की चर्चा नहीं थी। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़ा गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। भारत में संसदीय शासन नहीं है, ये भी नहीं होगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, बिल्कुल यही सही होगा।
भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। देखिए यहाँ राजतंत्र है क्या, जैसे कि ब्रिटेन में आप देख लीजिए, राजा है वहाँ पर, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना, वहाँ पर उसका राजा का चुनाव होता है, नहीं, वंशानुगत है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश है लेकिन गणतांत्रिक देश नहीं है, जबकि भारत लोकतांत्रिक के साथ साथ गणतांत्रिक देश भी है। गणतांत्रिक देश हम उसे कहते हैं जहाँ भारत के सर्वोच्च अधिकारी, जो मतलब सर्वोच्च पद पर बैठा हो, जैसे कि राष्ट्रपति, उनका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। अलग की बात है, अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है, लेकिन वंशानुगत तो नहीं होता है ना, कि जो अभी राष्ट्रपति है उनके बेटा ही फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए भारत एक गणतांत्रिक देश है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, आइए देख लेते हैं इसे भी थोड़ा। इस प्रणाली का मतलब क्या होता है? तो इस प्रणाली का मतलब होता है कि राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होते हैं, ठीक है। आप अमेरिका में देख लीजिए, क्या प्रधानमंत्री हैं वहाँ पर? नहीं ना, केवल राष्ट्रपति हैं और दोनों का अधिकार राष्ट्रपति में ही निहित है। तो राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होते हैं और वह सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। डायरेक्ट चुनाव होता है ना राष्ट्रपति का, वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। क्या भारत में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? नहीं, भारत में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होता है। और वहाँ पर क्या होता है? डायरेक्ट निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। तो इसका उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो विदेश का यात्रा, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि विदेश जाने का अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया था, ठीक है। इसको कब माना गया था कि विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो मेनका गांधी केस में। किस में माना गया था? मेनका गांधी केस में विदेश जाने के अधिकार को फंडामेंटल राइट माना गया था, ठीक है। मेनका गांधी केस के अंतर्गत माना गया था। आइए देख लेते हैं जरा अनुच्छेद 19 को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 19 के तहत हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार के हैं? तो वर्तमान में 6 प्रकार के। कौन कौन सा? आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 का सब क्लोज ए क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का क्लोज 2 क्या कहता है? तो सभा का अधिकार, यानी कि शांतिपूर्ण आप सभा कर सकते हैं। 3 क्या कहता है? क्लोज 3 कहता है संगठन का अधिकार, आप संगठन बना सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट संगठन देखते हैं ना, बनता है स्टूडेंट संगठन, कृषि संगठन, ये किस अनुच्छेद के तहत बनता है? अनुच्छेद 19 के क्लोज 3 के तहत, ठीक है। संचरण का अधिकार, यही ऑप्शन डी में है। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज डी क्या कहता है? तो संचरण का अधिकार। इट मीन्स कि आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, तो आपको घूमने फिरने का अधिकार मौलिक अधिकार है आपका, ठीक है। और इसी को अनुच्छेद हम लोग 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, क्योंकि मेनका गांधी केस में विदेश जाने का अधिकार जो मौलिक अधिकार दिया गया था, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? 19 के क्लोज 5 क्या कहता है? निवास करने का अधिकार, यानी कि आप भारत में कहीं पर भी जाके बस सकते हैं, किसी भी राज्य में बस सकते हैं, ठीक है। अर्थात वो केवल प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं हो, क्योंकि कुछ अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है तो उसको प्रतिबंधित किया गया। अंडमान निकोबार में जहाँ जारवा वारवा जनजाति रहता है वहाँ पर जाना प्रतिबंधित है, या फिर असम के कुछ एरिया है जहाँ अनुसूचित जनजाति रहते हैं तो कुछ एरिया को प्रतिबंधित किया गया है। उसे अगर आप छोड़ के अदर जगह पर आराम से जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या कहता था? अनुच्छेद 6 संपत्ति का अधिकार देता था। इसी अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। 19 के क्लोज एफ जो है, यानी कि अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 का सब क्लोज एफ में संपत्ति का अधिकार था, और पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और कानूनी अधिकार बनाकर इसे अनुच्छेद 300 के क्लोज ए में रख दिया गया। किस में रख गया संपत्ति का अधिकार? तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क्लोज ए में रखा गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा को नियत करता है? तो पृथक शक्तियों का पृथक्करण, ये क्वेश्चन हो चुका है, आगे भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था, आइए इसे देख लेते हैं जरा डिटेल से। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर किस अधिनियम के तहत पूछता ना तो अधिनियम 1935 का हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ स्थापित पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1937 में, ठीक है। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय को स्थापित किया गया था 1937 में। कब किया गया था? 1937 में। आइए थोड़ा सा 1935 के अधिनियम को देख लेते हैं। 1935 का अधिनियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तहत बहुत चीज़ों को लागू किया गया था, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया था? प्रांतीय स्वतंत्रता को प्रांतीय द्वैध शासन में, प्रांत में उस समय 1919 के अधिनियम के तहत मार्ले मिंटो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। तो कब लागू किया गया था? 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था और प्रांत से द्वैध शासन को हटा दिया गया था, ठीक है। और क्या किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत जितने भी विषय थे उसे 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था। संघ सूची, प्रांतीय सूची जिसे राज्य सूची कहा जाता है, और समवर्ती सूची, ठीक है। तो तीनों में अभी डिस्कस कर चुकी हूँ कि संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर तो दोनों कानून बना सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1935 के अधिनियम के तहत कितने कितने विषय रखा गया था तीनों में? तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समवर्ती सूची में कितने विषय थे 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है, तो समवर्ती सूची में 36 विषय थे। कितने विषय थे? 36 विषय थे। संघ सूची में कितने विषय थे? तो संघ सूची में 59 विषय, 59 विषय थे, ठीक है। अगर वहीं प्रांतीय सूची की बात की जाए तो प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। कितने थे? 54 विषय थे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया वही वाला, और ये बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? तो अधिनियम 1935 के तहत जस्ट बताए थे, तो डिस्कस भी कर दिए, इसको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? तो इसके प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का मानना था कि साध्य के साथ साथ साधन भी सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जिस मंजिल को पाने जा रहे हो वो मंजिल सही है, लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए जिस रास्ता को आप चुन रहे हो वो रास्ता भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी रास्ता से आप जाओ, बस मंजिल पाने का मतलब है कि मंजिल सही है ना, बस बात ख़त्म, ऐसा नहीं है। साध और साधन जो दोनों सही होना चाहिए, ये किसका मानना था? महात्मा गांधी का मानना था। और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने ये कथन कहा था कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। किसका कथन है? महात्मा गांधी का, ठीक है। और महात्मा गांधी, आपसे पूछा जाएगा हे राम किसने कहा था? हे राम भी महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने ही कहा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसे लागू कौन करता है? नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम करने के लिए सक्षम है वो संसद है। कौन है? संसद है। संसद ही कानून बनाता है नागरिकता संबंधी। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में दिया गया है? संविधान के भाग 2 में दिया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11। आइए ज़रा इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 क्या, हालांकि 6-7 इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उससे नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ क्रम वाइज। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी? वो अनुच्छेद 6 कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी? वो उस टाइम का प्रावधान था। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत की नागरिकता होगा या नहीं, अगर होगा तो कैसे होगा? तो भारत में माता पिता भारतीय हो, क्या हो? यदि उसके माता पिता भारतीय हो तो उसका बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप विदेश का कहीं भी मान लीजिए आप कनाडा में रह रहे हो, कनाडा का नागरिकता ग्रहण कर लिए तो स्वतः आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई
अन्यथा या गलत कार्य नहीं करोगे तब तक आपका नागरिकता बना रहेगा। अगर आप कुछ गलत कार्य कर रहे हो तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। आइए अब आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अनुच्छेद 11 का क्या कहता है? तो अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून केवल और केवल संसद बनाएगा। संसद में भी किसके अंतर्गत नागरिकता आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में कितने प्रकार से नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हो, मतलब नागरिकता आपको मिल सकता है? तो 5 प्रकार से। कुल कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। कौन कौन सा? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और क्षेत्र को समावेशन से। मतलब क्षेत्र, अगर मान लीजिए आप मान लीजिए पाकिस्तान को जीत जा रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान को अपने देश में मिला ले रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो स्वतः भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो देशीकरण का मतलब क्षेत्र को समावेशन का मतलब यही है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए आपकी नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है, तो नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। जैसे आप नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, उसी प्रकार से नागरिकता आपके 3 प्रकार से समाप्त हो सकता है। कैसे? या तो आप खुद त्याग दीजिए नागरिकता। दूसरा क्या होगा कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपका नागरिकता मतलब एक तो आप खुद त्याग दीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि अगर आप दूसरे देश का नागरिकता को ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण क्या है कि अगर मान लीजिए आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये 3 कंडीशन ऐसे हैं जिस कंडीशन में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और नागरिकता हम लोग ग्रहण कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को नहीं किया गया। आप देखिए बिहार कितनी बार विशेष राज्य की दर्जा का मांग किया है, कितनी बार। पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो उस टाइम भी बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था तो उसे नहीं मिला था। तो किसे नहीं मिला है कभी भी? तो बिहार को नहीं मिला है। सिक्किम को मिला है? बिल्कुल। जम्मू कश्मीर को मिला है? बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश को मिला है? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश को भी मिला है। कभी कभी अनुच्छेद पूछ लेता है किस अनुच्छेद में किसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है। तो नागालैंड की अगर बात की जाए तो इसको किस अनुच्छेद के तहत मिला है? अनुच्छेद 371 के ए। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 371 के ए। और जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 371 के तहत ही मिला था, ठीक है। तो नागालैंड को अनुच्छेद 371 का ए, असम को अनुच्छेद 371 का बी, मणिपुर को अनुच्छेद 371 का सी, आंध्र प्रदेश को डी और आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी को ई के तहत मिला है, ठीक है, अनुच्छेद 371 के ई के तहत, ठीक है। उसी प्रकार से सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो अनुच्छेद एफ के तहत। मिजोरम को अनुच्छेद जी के तहत, मतलब क्लोज जी आप लोग डालते रहिएगा, ठीक है, जी के तहत, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को किसके तहत मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को आई के तहत मिला है। किसके तहत मिला? आई के तहत मिला है, ठीक है। और मिजोरम को, तो मिजोरम को मिला है एज के तहत। किसे मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। किसे मिला? अरुणाचल प्रदेश को। अगर आई के तहत पूछा जाए तो किसे मिला है? गोवा को। कर्नाटक को तो जे के तहत मिला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? तो वो कहे थे के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक राम मुंशी। किसने कहा था? कन्हैया लाल मानिक राम मुंशी इनका पूरा नाम है। तो के एम मुंशी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या किसमें की गई है? तो उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों में, राज्य के निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में, तीनों में किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, उद्देशिका को ही क्या कहा जाता है? उद्देशिका को ही प्रस्तावना भी कहा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है हिस्सा नहीं है। किसमें घोषणा किया था कि, एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ने दीजिए। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये कहना चाह रहा है। सबसे पहले किसमें कहा था? सबसे पहले बेरूवारी वाद में कहा था। किसने? बेरूवारी वाद कब हुआ था? 1960 में। सबसे पहले इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा केस कौन सा आया? गोलकनाथ आया।
कब आया? 1967 में। और गोलकनाथ केस में क्या कहे सर्वोच्च न्यायालय ने? गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें भी वो नहीं माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन केशवानंद वाद जो हुआ 1973 में हुआ केशवानंद वाद, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था और इसी में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम किस में माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगर यहीं पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो केशवानंदा वाद 1973 में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, कब? 1973 में। और इसी फैसले के बाद सर्वप्रथम प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? पूछना चाह रहा है क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष? तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष को कब जोड़ा गया था? मैं जस्ट बताया, इसे जोड़ा गया था 42वां के तहत 1976 में। तो क्या 1950 में ऐसी स्थिति थी प्रस्तावना की? तो ऐसी स्थिति वास्तविक संवैधानिक स्थिति नहीं थी। तो क्या था? लोकतंत्र गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। तो ये था ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस समय पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि 1950 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि 1950 में भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य था। ये पहले से ही था, मूल संविधान में ही था, लेकिन पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना आप लोगों को? बिल्कुल। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? संविधान को लागू किया गया था। हालांकि संविधान को आंशिक रूप से यानी कि 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्णतः संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है? तो भाग 4 में। किस में है? भाग 4 में। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। किस में? अनुच्छेद 36 से 51 में। और किस भाग में? तो भाग 4 में किया गया है। ठीक है, उद्देशिका को ही क्या कहा जाता है? उद्देशिका को ही कहा जाता है उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है, सॉरी हम क्या बोल दिए? अच्छा, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करने दीजिए। तो भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? वो संविधान को कैसा बनाना चाहते थे, तो इसका प्रतिबिंबित होता है। ये तो उद्देशिका में होता है भाई। उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना में ये प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, किस में प्रतिबिंबित होता है? प्रस्तावना में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया यूएसए के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना का भाषा कहाँ के संविधान से लिया गया, तो प्रस्तावना का भाषा जो है ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना का भाषा लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखकर बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अपने तरीके से बहुत अच्छी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। और मैं कोशिश की हूँ कि सारा टॉपिक से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि केवल जो क्वेश्चन कह रहा है मैं उसी का आंसर देकर आगे बढ़ते जाऊं, ऐसा मैं कोशिश नहीं की हूँ। मैं सारा क्वेश्चन का विश्लेषण अच्छे से करने की कोशिश की हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो भी क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन हो, कहीं पर भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो आपके मन में क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।